It's chipped straight to Chapman and Jacob Duffy. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी। मैं हूं आपका मेज़बान सुभान कुरैशी। नाज़रीन, इस वक्त यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में दुबई और शारजा के मैदानों पर एशिया कप के धुआंधार और सनसनीखेज़ मैचेस का सिलसिला जारी है, जहां पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और हांगकांग की क्रिकेट टीमों के दरमियान T20 एशिया कप के सनसनीखेज़ मैचेस का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, इस इवेंट से पहले ही जब ये शुरू हो रहा था तो इससे पहले ही काफ़ी इसके बारे में चर्चा था, क्योंकि एक बहुत बड़ा मैच पाकिस्तान इंडिया का मैच, जिससे जो कि सेकंड नंबर पर मैच था, उसके हवाले से काफ़ी बातचीत चल रही थी। बदकिस्मती से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को उस मैच में शिकस्त का सामना रहा, लेकिन एक बड़ी अहम चीज़ जो वहाँ देखने में आई वो ये थी कि पाकिस्तान की जो बिल्कुल न्यू लाइनअप थी बॉलिंग में, जो पहले या दूसरे कुछ फास्ट बॉलर डेब्यू कर रहे थे, कुछ का दूसरा मैच था, उस बॉलिंग लाइनअप ने भी इंडिया के तजर्बाकार जो बैटिंग लाइनअप थी, जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, KL राहुल, रविंद्र जडेजा वगैरह शामिल थे, उनको सेकंड लास्ट बॉल तक फाइट करने पर मजबूर किया। आज के प्रोग्राम में हमने एक तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो सिलेक्शन थी एशिया कप के लिए, उसके हवाले से भी बात करनी है। फिर उसके अलावा जो टीम सिलेक्शन जो वहाँ पर दुबई और शारजा में टीम मैनेजमेंट कर रही है, उसके हवाले से भी बात करनी है। और फिर डेफिनेटली एशिया कप है तो एशिया कप के हवाले से भी हमने एक गुफ्तगू करनी है। और हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मायानाज फास्ट बॉलर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर शब्बीर अहमद साहब। इसके अलावा हमारे साथ प्रोग्राम में कुछ देर के बाद लाइन पर मौजूद होंगे सीनियर सियासतदान भी हैं, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़र भी हैं और अपने वक्तों के बहुत ही अच्छे क्रिकेटर भी थे, राव सनवर अली गोगी साहब, वो भी हमें अभी ज्वाइन कर लेंगे। और सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट तजज़ियाकार जनाब अली रज़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं अपने तमाम पैनल पर मौजूद मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। शब्बीर साहब, आपसे शुरू करूंगा। सबसे पहले तो एशिया कप के हवाले से बताते चलें कि किस किस्म का इवेंट आप देख रहे हैं, माहौल कैसा है, और बिलखुसूस पाकिस्तान इंडिया के मैचेस इसी किस्म के इवेंट में ही अब देखने में नज़र आते हैं, तो क्या समझते हैं किस किस्म का माहौल एशिया कप में इस वक्त आपको नज़र आ रहा है? देखिए, जब भी इंडिया पाकिस्तान के मैचेस किसी भी टूर्नामेंट में हो तो वहाँ पे हमेशा अच्छा मैच देखने को मिलता है। क्राउड का हमेशा दिल चाहता है कि वो हमेशा पाकिस्तान इंडिया के मैचेस देखे, तो इसकी वजह से रौनक ज्यादा लग जाती है एशिया कप में। और खासतौर से सिर्फ एक कॉन्टिनेंट के मैचेस हैं, तो इसीलिए ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है। श्रीलंका भी तकरीबन सब कॉन्टिनेंट में है, फिर बांग्लादेश भी था, तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट हो जाता है। चार तो समझ एक ही कंट्री से निकले हुए मुल्क है, तो इसलिए ज्यादा लोग इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। जी, अच्छा शब्बीर साहब, जिस तरीके से आपने भी यकीनन पाकिस्तान इंडिया मैच देखा होगा, सबने देखा, उससे बड़ा हम महसूस भी हुए, क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान की न्यू बॉलिंग लाइनअप थी, क्योंकि आप एक सीनियर फास्ट बॉलर हैं, काफ़ी अर्सा आपने मुल्क को सर्व किया, आज तक आपकी वो डिलीवरीज जो इंग्लैंड के टूर में 2004-05 में आपने की थी, वो आज तक हमारी नज़रों के सामने हैं, तो क्या समझते हैं शाहीन शाह अफरीदी की कमी को इस नए बॉलिंग लाइनअप ने किस हद तक पूरा किया? देखिए, शहीन शाह अफरीदी बड़ी अच्छी फॉर्म में थे, उनका नुकसान तो हुआ, लाजमी सी बात है पाकिस्तान को। और नए लड़के हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए एंड पे रन नहीं रोक सके। वो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ हारिस रऊफ को, अब सीखना चाहिए इससे। बाकी नसीम ने अच्छी बॉल की है, मेरा मतलब था थोड़ा प्रेशर की वजह से उसके क्रैम्प्स पड़े हैं, फिटनेस का वो थोड़ा उसको ज्यादा करना पड़ेगी, क्योंकि इंडिया का मैच में प्रेशर में होता है। जी जी, तो ये चीजें थोड़ी सी इनको बचानी चाहिए, अपने फिटनेस को लेवल को थोड़ा बढ़ाना चाहिए। जी जी, अच्छा नाज़रीन, हमें सनवर अली गोगी साहब भी लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनकी तरफ चलते हैं। बल्कि चूँकि जिस तरीके से अभी हमने इंट्रो में भी बोला कि वैसे तो ये सियासी और समाजी शख्सियत हैं, लेकिन स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़र भी हैं, क्रिकेट पर बहुत ज़्यादा इनकी गहरी नज़र है, अपने वक्तों में बहुत अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं। और अभी जो पाक इंडिया मैच हुआ संडे को, वहाँ ये ख़ुद दुबई में मौजूद थे और वहाँ का जो माहौल था
जो इन्होंने वहाँ पर फील किया उसके बारे में भी इनसे जानेंगे, और एशिया कप में जिस किस्म का इस वक्त अभी सिनेरियो चल रहा है और मुमकिन तौर पर जो फाइनल मैच पाकिस्तान इंडिया की बार बार हम बात कर रहे हैं उस पर भी इनका तजज़िया जानते हैं। तो गोगी साहब, सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं, और दूसरा, इंडिया और पाकिस्तान का मैच आप दुबई में मौजूद थे, माहौल के बारे में क्या कहेंगे? जी भाई, एक तो आपका बहुत शुक्रिया, और बिल्कुल बड़ा जबरदस्त क्राउड, बड़ा जबरदस्त माहौल, और जैसे कि ग्राउंड के अंदर एक माहौल था आपस में जंग का, इसी तरह क्राउड का था, लेकिन हेल्दी कंपटीशन था, उसमें कुछ गलत किस्म का मजायका नहीं था कि अगर वो नारे लगा रहे थे तो हम उसको बर्दाश्त कर रहे थे, जब हम पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे थे तो वो भी इस चीज को भी हैप्पी ले रहे थे। तो आखिरकार जीत हार होती है, मैच अच्छा हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हारिस रऊफ की थोड़ी सी अच्छी सी प्लानिंग नहीं थी बॉलिंग में। तो बहरहाल बड़ा ही यानी कि खचाखच भरा हुआ था, कोई सीट खाली नहीं थी। और बहरहाल मैं आज के मैच पे भी ये कहूंगा कि आज का मैच भी बहुत अहम है और पाकिस्तान को चाहिए कि वो हर सूरत जीते। जी ठीक। अच्छा, अली रज़ा साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में, आपका भी वेलकम करते हैं। और जिस तरीके से पाक इंडिया मैच, एशिया कप पूरे का पूरा इवेंट एक साइड पे, और पाकिस्तान इंडिया का जो मैच था उसका जो एक इम्पैक्ट है वो बिल्कुल आप सब जानते हैं कि एक साइड पर है। एक तो उस मैच की इम्पोर्टेंस के हवाले से भी बताइएगा, और फिर नंबर 2, टीम सिलेक्शन के हवाले से आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान ने उस अहम मैच के लिए जो अपने कैंडिडेट, जो अपने प्लेयर मैदान में उतारे, क्या वो मतलब जो 11 खिलाड़ी थे उस 15 रुकनी स्क्वाड से, वो आपके तजज़िये के मुताबिक दुरुस्त थे या उसमें कोई तब्दीली और हो सकती थी? अस्सलाम वालेकुम सुभान भाई, सबसे पहले तो सब देखने वालों को सलाम, खास तौर पे शबीर भाई को सलाम। शबीर भाई मेरे शहर खानेवाल से बिलोंग करते हैं और हमें बड़ा फख्र है कि हमारे इलाके से एक खिलाड़ी निकल के उसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। तो सुभान भाई, आपकी सवाल की तरफ आते हैं। जो पाकिस्तान इंडिया का मैच था तो उसमें अगर सुभान भाई आप स्क्वाड को देखें तो नंबर 1, 2, 3 के बाद तो हमारी टेल शुरू हो जाती है। तो इस लाइनअप में मुझे चौथा बैट्समैन नजर नहीं आया। शुएब मलिक साहब की कमी बहुत खली है, तो अगर इनको चाहिए था कि उनको इंक्लूड करते। वो जब अपनी प्रेजेंस दे रहे थे, वो चाहते थे, वो खेलना भी चाहते हैं। उन्होंने बाबर आजम को भी कहा कि मैं अवेलेबल हूँ। हफीज साहब ऐसी रिटायरमेंट दे चुके हैं, तो क्यों ना उनके एक्सपीरियंस का यहाँ फायदा उठाया जाता, वो चौथे नंबर पे आते। अगर 15-20 रन हमारे ज्यादा होते तो हम ये मैच विन कर सकते थे। नो डाउट पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और एंड में आप सुभान भाई, आपको पता है कि T20 में एंड में रन्स रोकना ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल होता है। 80-90% रन्स नहीं रुकते। आईपीएल की अगर आप हिस्ट्री देखें तो आईपीएल के 1-2 मैचेस में रन्स रुके हैं, और एक आई थिंक T20 वर्ल्ड कप का मैच था और साउथ अफ्रीका टेस्ट ने रन्स रोके थे। उसके अलावा मैंने तो कोई मैच नहीं देखा कि कोई कम रन से कोई बॉलिंग टीम जीती हो। तो नो डाउट बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो थोड़ी सी लाइनअप में चेंजिंग यहाँ पे मुझे लगता है करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि यहाँ पे एक बॉलर को शायद मुझे लगता है एक बैट्समैन और होना चाहिए था। अच्छा, तो अली ये भी बताइएगा, जिस तरीके से अभी ये भी मतलब खबरें हैं कि जो ये राउंड फर्स्ट राउंड ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हर राउंड की जो 2 चैंपियन टीमें होंगी वो आपस में एक मरतबा फिर खेलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि फ़ाइनल में अगर हमारा इंडिया से जोड़ पड़ता है, जो कि अच्छी बात है, पड़े, हम सब यही चाहते हैं, और पाकिस्तान एशिया कप भी जीते। लेकिन ये भी अभी इस वक्त सामने आ रही है शेड्यूल के एतबार से कि अगर पाकिस्तान, इंडिया और हांगकॉन्ग एक ग्रुप में है तो जाहिर है कि यही उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान जब हांगकॉन्ग से मैच कल जीत लेगा तो उसके बाद यकीनी तौर पर पाकिस्तान इंडिया अपने ग्रुप में जब टॉप पर होंगे तो एक मैच और भी इनका बन सकता है, जो गालिबन संडे को होगा। तो उस मैच के हवाले से आप क्या समझते हैं कि जो पहले मैच में हमने लाइनअप खिलाई थी, क्या तब्दीलियां होनी चाहिए? मुझे लगता है इस टीम में उस्मान कादिर की जगह बनती है। उस्मान कादिर को ट्राई करना चाहिए, लेकिन फिर अगर देखा जाए तो फिर शादाब खान एक हमारे पास ऑलराउंडर ऑप्शन है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनको उस्मान कादिर को टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा इंडिया से फाइनल होता है तो वहाँ पे वो की रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड एक ही है दुबई पे ही होगा मैच। तो मुझे लगता है उस्मान कादिर को ट्राई करना चाहिए लाजमी। ठीक है। अच्छा शबीर साहब, जिस तरीके से अभी अली कह रहे थे कि हमें उस्मान कादिर, जो कि आप जानते हैं बेहतरीन किस्म के लेग स्पिनर हैं, उनको इंडिया के खिलाफ अगर मुमकिन तौर पर हमारा मैच बनता है तो उनको ट्राई करना चाहिए। लाइनअप में क्या तब्दीलियाँ देख रहे हैं? क्या हमें 2 फास्ट बॉलर और 3 स्पिनर के साथ मैदान में उतरना चाहिए, या 3 पेसर और 2 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए? ये हमेशा 3 पेसर होते हैं, और उसमें प्रॉब्लम ये था पाकिस्तान के जब बैटिंग की है उस वक्त पिच में थोड़ी नमी भी थी,
सीम भी हो रहा था, स्विंग भी हो रहा था। उसका इंडिया ने फायदा उठाया, लेकिन जब सेकंड टाइम में थोड़ा बेहतर भी हुई पिच, तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा उनको फायदा हुआ इंडिया को, उनकी बैटिंग को। तो वो स्विंग और सीम नहीं था उतना ज्यादा जितना पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया के बॉलर्स को मिला। तो बेसिकली हमारे फास्ट बॉलर ने पिच रुकना नहीं, और उसने ये किया कि पिच को पढ़ते तो ज्यादा बेहतर था, लेकिन वहां पे हमारे बॉलर्स ने सिर्फ यार्कर के चक्कर में रन दिए। अगर आप सीम मारते तो वहां पे रन ना बनते। अच्छा सनवर साहब, ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से भी आप हारिस रऊफ की बात कर रहे थे, नो डाउट हमें उस मैच में अच्छी बॉलिंग की, लेकिन एंड में आके जो ज़रूरी था यॉर्कर की तरफ जाना, बॉल को आगे रखना, उसमें शायद हमने कोताही की, कुछ वहाँ पर हम पीछे रहे, जिसकी वजह से वो 3 चौके एक ही ओवर में हुए। एक और चीज़ भी जो है वो बाद में सामने आई कि वो पेनल्टी की वजह से, चूँकि हमारा जो रन रेट था बॉलिंग का वो थोड़ा स्लो चल रहा था बॉलिंग रेट, इसकी वजह से अंपायर ने पेनल्टी के तौर पर हमारे जो दायरे के फील्डर थे और जो बाहर के फील्डर थे, तो बाहर वाले फील्डरों को दायरे के अंदर बतौर पेनल्टी बुलाया। वो गैप ज़्यादा वहाँ पर मेंटेन हुआ। हारिस रऊफ को उस वक्त चाहिए था कि वो अपनी फील्ड पोजीशन को देखते हुए अपनी लेंथ बॉलिंग की चेंज करते, बहरहाल वो तो हो गया। मेरा आपसे सवाल ये है कि आप वहाँ मौजूद थे, आप ख़ुद देख रहे थे, क्रिकेट पे बड़ी गहरी नज़र भी आपकी है। आखिरी ओवर मोहम्मद नवाज़ को दिया गया। अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि लास्ट ओवर स्पिनर से नहीं करवाया जाता है। पाकिस्तान ने इससे पहले मादी में 1-2 एक्सपेरिमेंट किए थे, वो सईद अजमल और माइकल हसी के 4 छक्के आज तक हम नहीं भूले। सेमीफाइनल वर्ल्ड कप के अंदर वो हमारा जीता हुआ वर्ल्ड कप था, वो 4 छक्के हमें आखिरी ओवर में हरवा गए। क्या समझते हैं कि मोहम्मद नवाज़ का जो आखिरी ओवर हमने बचाया वो गलती नहीं थी बाबर आजम की? बिल्कुल गलती थी, और जिस तरह की आपने बिल्कुल तफसीलन बयान की कि देखें ये कप्तान की ही प्लानिंग होती है कि आपने कितने, आपके पास टाइम कितना है, आपने 20 ओवर्स कितने टाइम में कवर करने हैं, आपके पास फास्ट बॉलर कितने हैं, स्पिनर कितने हैं। तो स्पिनर का तो लास्ट ओवर बनता ही नहीं। बैट्समैन जैसा भी हो वो मेंटली हैवी हो जाता है स्पिनर के ऊपर। जी अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर के हवाले से भी बात चल रही है। हम अभी शबीर अहमद से भी इसी हवाले से बात कर रहे थे, एनालिस्ट अल रज़ा से भी पूछ रहे थे, आपका भी इस बारे में तजज़िया लिए चलते हैं। देखें, हम बार बार ये बात की जा रही है कि बाबर आजम और जो रिजवान हैं बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन दोनों का स्टाइल एक है। पहले थोड़ा सा वक्त लेते हैं, पिच पे एडजस्ट होते हैं, फिर उसके बाद वो अपनी जो इनिंग्स है उसको आगे बढ़ाते हैं। जबकि दायरा जो है वो मार धाड़ का नाम है। अब जितनी भी टीमें हैं वो 6 ओवर में 50-55 प्लस की तरफ जाती हैं, जबकि हम अगर एवरेज देखते हैं तो हमारी 40 to 45 रहती है। इट मीन्स कि हम दायरे में 10 से 15 रन पीछे रहते हैं। यही 15 रन का जो मार्जिन है, आखिर में जाके फिर हमें कहना पड़ता है इंटरव्यू में आके कि हम 10-15 रन शॉर्ट थे। एक तो इस हवाले से बताइएगा कि क्या हमें अपना ओपनिंग स्लॉट बदलने की ज़रूरत है। दूसरा ये भी बताते चलें कि जिस तरीके से वन डाउन फ़खर ज़मान के बाद तीनों मिडल ऑर्डर जो कि आपकी बैकबोन होता है, जो टीम को लेकर चलने वाले बैट्समैन होते हैं, वहाँ पर इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, आसिफ अली, तीनों पावर हिटर मौजूद हैं। क्या समझते हैं बैटिंग ऑर्डर पिक करते हुए हमसे गलती नहीं हो गई? बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा कि आप सवाल नहीं करते बल्कि अपना अच्छा तज्जिया बयान करते हैं, और मैं एग्री करता हूँ कि रिजवान जो है वो एक अच्छा बैट्समैन जरूर है, लेकिन वो ओपनर जैसे आजकल की ओपनिंग है 2020 में वैसा ओपनर नहीं है। तो फखर ज़मान को ऐसे कहा जा सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आजकल फॉर्म में नहीं थे तो वो आउट हो गए। लेकिन और एक राइट लेफ्ट की जो ओपनिंग होती है उसको भी आपको करना चाहिए। तो ये फखर ज़मान और बाबर को राइट लेफ्ट को भी वो भी आपकी कमी दूर हो जाएगी, और उसमें फखर जो है वो तेज भी खेलता है कंपेयर टू रिजवान। जी अच्छा, जिस तरीके से फाइनल मैच के हवाले से भी बात चल रही है कि मुमकिन तौर पर पाकिस्तान इंडिया का एशिया कप में फ़ाइनल हो सकता है, क्योंकि अगर हम श्रीलंका की फॉर्म को देखें वो उस टक्कर की, एक तो उस टक्कर की वो टीम भी नहीं है और उनकी कोई अच्छी फॉर्म नहीं चल रही। तो बांग्लादेश, अफगानिस्तान नो डाउट T20 की अच्छी टीमें हैं, लेकिन उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान इंडिया का मुमकिन तौर पर फाइनल होगा। उस मैच के हवाले से क्या समझते हैं, पाकिस्तान को अब क्या प्लान करना चाहिए, किस कम्बिनेशन के साथ उतरना चाहिए? मैं तो उस दिन यानी कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनकी बॉडी को इतना जबरदस्त नहीं देख रहा था जैसे कि इंडियन मुझे नजर आए। तो असल में हमारा जो शाहीन अफरीदी है उसकी वजह से हमारे खिलाड़ी उस तरह के एनर्जेटिक मुझे नजर नहीं आए, या तो ये वजह बन रही है, लेकिन जाहिर है कि अगर वो नहीं है, स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, तो हमने अब इन्हीं प्लेयरों के साथ उतरना है। तो आपको सबसे पहले तो जीत के लिए उतरना होगा, तो उस दिन थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज
वो इतनी जबरदस्त नहीं थी। और एक मैं नसीम शाह के लिए भी ये कहना चाहूंगा कि उनको चाहिए अपनी फिटनेस पर जोर दे कि ताकि वो एक 4 ओवर तो बेहतरीन अंदाज में करे, उसमें अनफिट का ना रहे। और ये चीज जी। अच्छा शबीर साहब, जिस तरीके से बैटिंग की बात की जा रही है कि अगर हम देखते हैं तो ओपनिंग में हमारे पास बाबर आजम और रिजवान नो डाउट पिछले 2, 2.5, 3 सालों से बेहतरीन परफॉर्म करते आ रहे हैं। वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन हैं दोनों, और तकरीबन 2000 के करीब दोनों मिलकर रन भी बना चुके हैं। वन डाउन पर फ़खर जमान आते हैं जो कि बेसिकली ओपनर हैं। लेकिन अगर इसके बाद हम अपनी बैटिंग ऑर्डर को देखते हैं तो फिर हमें कोई भी मिडल ऑर्डर में ऐसा बैट्समैन नज़र नहीं आता जो कि सिंगल डबल के साथ जो बीच के ओवर होते हैं उनको जो लेकर आगे चलना होता है स्पिनर्स के ख़िलाफ़। शुएब मलिक नहीं हैं, हफीज़ रिटायर हो चुके हैं, आसिफ अली उनका भी वही स्टाइल है, पावर हिटर हैं, इफ्तिखार अहमद वो भी पावर हिटर हैं, खुशदिल शाह वो भी पावर हिटर हैं। तो क्या समझते हैं कि कहीं ना कहीं हमसे बैटिंग ऑर्डर चूज़ करते हुए एक आध सीनियर बैट्समैन को जो हमने नहीं पिक किया, गलती नहीं हुई? जी शबीर साहब आप लाइन पर हैं? शायद शबीर साहब की लाइन का कुछ इशू है। अली, यही क्वेश्चन मैं आपके आगे रखता हूं कि बैटिंग ऑर्डर में जिस तरह आप भी बात कर रहे थे कि आगे टेल शुरू होती है। शबीर साहब आप लाइन पर हैं? जी, मेरी आवाज आ रही? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। आपने सवाल मैंने सुन लिया था। जी जी। बाबर को वन डाउन खेलना चाहिए क्योंकि ऊपर से हमें कोई ऐसा हार्ड हिटर चाहिए जो हमें पहले 6 ओवर में 50+ रन दे। हमारे रन नहीं बन रहे, ऊपर से कोई 40 रन बन रहे हैं, 42 रन बन रहे हैं, ये हम 10-15 रन यहीं पे शॉट होते हैं। तो इवन के बाबर और जो रिजवान, उसका बैटिंग स्टाइल एक ही है। उनका वो लंबी हिटों वाला नहीं है, वो अच्छी प्लेस अच्छी खेलते हैं, चौके अच्छे मारते हैं। लेकिन एक हमें चाहिए यहाँ पे स्ट्राइक करने वाले, छक्के मारे और लंबी हिटें मारे। तो ये थोड़ी चीज ये करनी पड़ेगी। फिर एक बाबर जब वन डाउन आएगा तो उसमें हमें ये है कि हमारा लंबा फिर हम लेके जा सकते हैं उस इनिंग्स को 20 ओवर तक लेके जा सकते हैं। ये भी बताइएगा जिस तरीके से आप अभी कह रहे थे कि बाबर आजम को जिस तरह वो ओडीआई में वन डाउन आते हैं और फिर टीम को लेकर चलते हैं, वैसे ही उनको T20 में आना चाहिए, फिर हमें ऊपर पावर हिटर भी चाहिए। तो अगर रिजवान को नंबर 4 पर करने के बाद फ़खर जमान के साथ हैदर अली को ओपनिंग करवाई जाए जो कि वो भी पावर हिटर हैं, क्या समझते हैं कि इससे हमें दायरे का ज़्यादा अवेल कर सकते हैं और फिर मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाएगा इस तरह? नहीं, असल वहाँ पे ना अगर आप फखर और रिजवान करवा लें बेहतर है, क्योंकि 5 पे लेके आए उसको हैदर वहाँ पे अच्छी हिटिंग कर सकते हैं। क्योंकि फिर बाबर जब वन डाउन आएगा वो पूरी इनिंग्स खेले, पूरा लेके चले, सिंगल लेके दे, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। बानिस्बत अगर एक ही स्टाइल के दोनों एक ही टाइम पे खेले तो वो नुकसानदेह हो सकते हैं टीम के। प्रेशर आ जाता है उसमें, प्रेशर से बचने के लिए जरूरी चीजें हैं कि आप एक साइड पे विकेट रुकी रहे, एक साइड से हिटिंग होती रहे। ठीक है। अच्छा शबीर साहब, ये भी बताइएगा जिस तरीके से हम देखा था कि पाकिस्तान इंडिया के मैच के अंदर एक भी यॉर्कर नहीं किया गया उस वक्त के जिस वक्त आखिर में इंडियन बैट्समैन ने हम पर अटैक शुरू किया। हारिस रऊफ ने जिस ओवर में सेकंड लास्ट ओवर में जो 3 चौके खाए थे वो डेथ ओवर के लिए यॉर्कर एक बहुत फेमस डिलीवरी है। आप खुद फास्ट बॉलर हैं, आप समझते हैं कि आखिर में यॉर्कर सक्सेसफुल रहते हैं, लेकिन वो शॉर्ट पिचेस के ऊपर ज़्यादा इन्हिसार कर रहे थे। क्या समझते हैं कि हमें आगे बॉल नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए, आपकी बिल्कुल बात ठीक है। वहाँ पे हमारे बॉलर्स ने थोड़ी गलत बेबॉल बॉलिंग की है। अगर यॉर्कर पे ध्यान देते, स्लो वन करते, गुड लेंथ पे करते, ये मिक्स करते ज्यादा बेहतर है। बानिस्बत आप उसको पहले तैयार किया कि मैंने बाउंसर करना, तो वो तो फिर तैयार होएगा। तो ये चीजें, क्योंकि हमारे 5 आउट हुए थे बाउंसरों पे, 5 बैट्समैन, तो वो ये हमारे प्लान ये हो गया ये अब ये बाउंसर हम भी बाउंसर करें। अब उनको जब नजर आया कि मुझे 4 बाउंसर है, वो मैं तो तैयार हुआ, मैं तो आपको छक्का मार दूंगा, चाहे कोई भी बैट्समैन हो, वो यही करेगा ना जी। तो इसलिए आपको वेरिएशन करनी पड़ती है बॉलिंग में, आपको दिमाग चलाना पड़ता है। इसे प्लान ए होता है, प्लान बी होते हैं, आप किसी एक प्लान नहीं था आपका, आप बार बार चेंज कर रहे हैं हर चीज को। आपको जब गुड लेंथ पे रन ना बन रहे तो आपको जरूरत नहीं है शॉर्ट पिच या यार्कर करने की। जब आप उस पर करें तो फिर आप कोई और डिसीजन लेते हैं। ठीक है। तो हमारे बॉलर का ये मतलब था, वो जब यही क्या आपको रन बन रहे, आप क्यों उसको वही बॉल किए जा रहे हैं बार बार? आप चेंज कर लो उसका, तो आगे आ जाओ, यार्कर पे आ जाओ, स्लो वन पे आ जाओ। सही।
अच्छा ठीक है अली, जिस तरीके से अभी शबीर भाई भी बात कर रहे थे कि हमारे 5 बैट्समैन जो हैं वो बाउंसर पे आउट हुए, हमने देखा कि तकरीबन एक इंतहाई रेडिकुलस स्टाइल के अंदर हमारे बैट्समैन जो हैं वो शॉर्ट पिच बॉल के ऊपर बाउंसर के ऊपर आउट होते रहे। हालांकि एशियाई कंडीशन बिलखुसूस जो दुबई शारजा की पिचेज हैं यहाँ पर बॉल जो है वो नी लेंथ के ऊपर रहता है, इसके ऊपर तो आता ही नहीं है। तो एक तो ये शायद हमारे बैट्समैन इसके लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने शायद ये प्लान कर रखा था कि बाबर आजम, रिजवान, फ़खर जमान इनको हमने अगर गुड लेंथ के ऊपर या आगे बॉल करवाया तो ये फिर हमें नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उन्होंने अपना प्लान बदला और उन्होंने जो है वो शॉर्ट पिच की तरफ गए। वो प्लान उनका सक्सेसफुल रहा। एक तो इस हवाले से बताइएगा कि क्रिकेट के अंदर जो प्लानिंग होती है मुखालिफ टीम को रीड करना, उनकी जो वीकनेस है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनको देखकर अकॉर्डिंग टू प्लान फिर अकॉर्डिंग टू पिच अपना प्लान बनाना। एक तो आप ये बताइएगा कितना अच्छा यूटिलाइज़ किया इंडिया ने इसको, और दूसरा अगले मैच के लिए आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को मुमकिन तौर पर अपनी बैटिंग या बॉलिंग लाइनअप में क्या क्या तब्दीलियाँ करनी चाहिए? देखिए जी, आपको पता है क्रिकेट में कभी भी आप एक प्लान पे रिलाई नहीं कर सकते। आपको 3 प्लान सेट करने पड़ते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। इंडिया ने जो प्लान किया था, क्योंकि लास्ट टाइम वो इसी ग्राउंड पे हारे थे, उनको पता था कि हमने इस दोनों ओपनर्स को कहाँ पे बॉल करना है और उन्होंने उनकी कमजोरी पकड़ी। उनको पता था कि ये इसी लेंथ पे खेलने की कोशिश करेंगे, तो उन्होंने अपना प्लान बनाया, उसको एग्जीक्यूट किया और उसमें कामयाब हो गए। आपने देखा होगा कि पिच पे हल्की हल्की क्रॉस भी थी, तो उसका भी उनको फायदा हुआ। तो रिजवान की थोड़ी सी फिटनेस पे मुझे क्वेश्चन मार्क अभी भी दिखता है, क्योंकि एंड में जैसे उनको क्रैम्प भी पड़े और वो बॉल को टाइम नहीं कर पा रहे थे, तो मुझे नहीं लगता कि वो 100% फिट है। तो यहाँ पे बाबर को शबीर भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि बाबर को वन डाउन आना चाहिए। जिस तरह विराट कोहली की प्लेयर हैं वो वन डाउन आ रहे हैं, तो बाबर को वन डाउन आकर विकेट जल्दी गिरती है तो इनिंग्स को वहां से वो सहारा भी दे सकते हैं, वहां से स्पीड को तेज भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल फ़खर जमान को ऊपर आना चाहिए और वैसे भी वो ओपनर हैं, तो उनको अपनी ही पोजीशन पे खेलना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि फ़खर जमान नंबर 3 पे फिट हो सकते। ठीक है। अच्छा ये भी बताइएगा अली कि अब क्या समझते हैं एशिया कप के फाइनल में आपको पाकिस्तान इंडिया पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं, और अगर पाक इंडिया का फाइनल मैच होता है तो 50-50 होगा, 30-70 होगा, किसको आप आगे देख रहे हैं फाइनल मैच में? जी, एक तो वो बहुत प्रेशर गेम होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन दोनों टीमों का फाइनल होगा, क्योंकि अफगानिस्तान का मैच भी हमारा इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल मैच है और हमारी गुली भाई भी हैं उधर, तो मुझे लगता है कि वो मैच हमारे लिए काफी मुश्किल होगा। तो उम्मीद पूरी हम रख सकते हैं हम फैंस कि दोनों टीमों का फाइनल होगा। और मुझे वो मैच टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे वो मैच 60-40 लगता है, इंडिया 60-40 लगता है मुझे वो। अगर हम थोड़ा सा अपने काम कर ले, अगर हमें एक और मैच इंडिया के साथ मिलता है तो मुमकिन जो मिलेगा तो उसमें हम एक तो एक्सपीरियंस ट्राई करके तो हम उसमें कर सकते हैं कि हम चेंजिंग करके ट्राई कर सकते हैं क्या हमारे लिए फाइनल में बेहतर हो सकता है। ठीक है, शुक्रिया। अच्छा शबीर भाई, यही सवाल आपके आगे भी है कि पाकिस्तान इंडिया का फाइनल अगर जिस तरीके से बार बार बात की जा रही है कि मुमकिन तौर पर इन्हीं दोनों टीमों का फाइनल बनेगा, अनलेस कि हमें अफगानिस्तान से अगर सेमीफाइनल में हमारा सामना होता है और वहाँ शिकस्त ना हो जाए तो एक अलग बात है। क्या समझते हैं पाक इंडिया का फाइनल अगर होता है तो किस टीम को एज हासिल होगा, या आपके तजरिए के मुताबिक कौन सी टीम उस मैच के लिए फेवरेट होगी? देखिए, आज श्रीलंका भी वो है, श्रीलंका भी अच्छी टीम है, तो ये क्रिकेट है और किसी का दिन अच्छा हो बेहतर खेल रही है अफगानिस्तान में। लेकिन ये ना कि श्रीलंका की जो टीम आई हुई है तो बिल्कुल न्यू स्क्वाड है, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि T20 के अंदर जिस वक्त अच्छा डे आ जाए टीम का तो वो बिल्कुल फिर तहस नहस कर देती हैं, और श्रीलंका में ये एबिलिटी यकीनन है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के जो मैच है उसमें वहाँ पे खेलते पहले टाइम पे बैटिंग आती है तो उससे शबीर साहब आपकी लाइन में शायद थोड़ा इशू आ रहा है, आपकी आवाज़ हम तक सही नहीं आ रही जी। ठीक है प्रोड्यूसर साहब, ज़रा शबीर साहब की लाइन को दुरुस्त कीजिएगा। अली, अब पाकिस्तान इंडिया का अगर फाइनल मैच बनता है, क्या समझते हैं हसन अली को और मोहम्मद हसनैन को उस मैच में होना चाहिए, या जो बॉलिंग लाइनअप हमने अब तैयार कर ली है इसी के साथ ही हमें कंटिन्यू करना चाहिए? नहीं, मैं नहीं समझता कि उन दोनों की फिलहाल टीम में जगह बनती है,
क्योंकि जो हमारी बॉलिंग ने परफॉर्म किया बहुत अच्छा किया है, और मुझे लगता है ये मैच हम बैटिंग की वजह से हारे हैं। हमारे पास अगर 15-20 रन होते तो डेफिनेटली हम ये मैच जीत चुके होते। तो मुझे उम्मीद है कि ये जी, तो मैं ये कह रहा था कि सुमान भाई, मुझे नहीं लगता कि इस टूर्नामेंट में उन दोनों को खिलाने की या इस बॉलिंग लाइन में उन दोनों को फिलहाल जिस तरीके से हम हसनैन के बारे में जानते हैं कि अच्छे पेसर हैं, इस वक्त इंग्लैंड से आ रहे हैं, बड़े रिदम में हैं, न्यू एक्शन के बाद लग ये रहा था कि शायद वो रिदम हासिल ना कर पाएँ, लेकिन हमने देखा कि इंग्लैंड के अंदर जो वो काउंटी क्रिकेट डोमेस्टिक खेल के आए हैं बड़े अच्छे रिदम में नज़र आए। और फिर उनका सबसे बड़ा ये है कि एक तो यॉर्कर स्पेशलिस्ट हैं, बॉल को ज़्यादा आगे रखते हैं, फिर ये है कि 145-150 तक उनकी जो है अमूमी तौर पर एवरेज बॉल जाती है। शाहनवाज दहानी की अगर हम बात करते हैं तो ठीक है, उनकी हाइट ऊंची है, वो बॉल को थोड़ा पीछे रखते हैं, उनको नेचुरल हाइट की वजह से बाउंस भी मिलता है, लेकिन उनकी जो पेस है वो 140, 142, 143, 44 के राउंड अबाउट रहती है। तो जिस किस्म की पिचेस दुबई शारजा में है, यहाँ पर अगर आपके पास 150 की जो लिमिट है, यहाँ पर बॉल करने वाला बॉलर मौजूद हो, बिलखुसूस जो कि यॉर्कर भी अच्छे कर लेता हो, क्या समझते हैं हसनैन का रिदम और उनकी पेस यहाँ ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं हो सकती? भाई मुझे लगता है आप दानी और हसनैन को कंपैरिजन करें तो T20 में, जैसे कि अभी शबीर भाई ने कहा कि आपको वेरिएशन चाहिए होती है एंड में डेथ ओवर्स में। तो अगर आप बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल है तो आपको बैट्समैन रीड करके आपको पकड़ लेता है कि इसने यही बॉल मुझे करनी है, और वो आपको छक्का मारने के लिए तैयार होता है। जब तक आप वेरिएशंस नहीं करेंगे, स्लोअर वन नहीं करेंगे, यॉर्कर नहीं करेंगे, तब आप, मुझे लगता है कि दानी में कैपेसिटी ज्यादा है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपको क्या लगता है कि उसमें ज्यादा है या हसनैन में ज्यादा, वेरिएशंस ज्यादा किसके पास है? देखिए, मैं अगर आप मुझसे पूछते हैं तो आई विल गो विद मोहम्मद हसनैन, बिकॉज क्योंकि वो अभी इस वक्त मैं उनको इंग्लैंड में चूँकि फॉलो कर रहा हूँ, वो जिस किस्म की बॉलिंग कर रहे हैं, उनके पास अच्छा क्योंकि बाउंसर है। उनका बाउंसर की खासियत है कि वो मुंह से गुजरते हैं, मुंह पर आते हैं, जिसको लेफ्ट करना इतना ईजी नहीं होता। फिर उनके पास क्योंकि यॉर्कर है, शॉर्ट बॉल अच्छी कर लेते हैं, स्लो रन पर उन्होंने बहुत काम किया है, और अब उनके पास मतलब एक मुकम्मल पैकेज है, वैरायटी है। फिर एक्सपीरियंस भी उनके पास, जो काउंटी का एक्सपीरियंस है, आप जानते हैं कि दुनिया भर के टॉप लेवल के वहाँ पर क्रिकेटर्स मौजूद होते हैं। शाहनवाज दहानी का भी वो एक्सपोजर नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो आई थिंक आई विल गो विद मोहम्मद हसनैन। तो आपको मैं बात थोड़ा सा फन में चली जाएगी, लेकिन आपकी और मेरी एक बार डिस्कशन हुई थी कि मोहम्मद हसनैन 150 पे करते थे, लेकिन उनसे बॉल कंट्रोल नहीं होता, आपको याद होगा। जी जी जी। तो आप क्या समझते हैं कि उनको बॉल पे उन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया या नहीं? देखिए, अभी कंपैरिजन हो रहा है शाहनवाज दहानी और मोहम्मद हसनैन के दरमियान। तो आई थिंक कि अगर हमें इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना होगा तो मोहम्मद हसनैन को आई विल डेफिनेटली प्रेफर ऑन शाहनवाज दहानी। अगर आप परफॉर्मेंस बेस पे देखेंगे तो मुझे इस टाइम मोहम्मद हसनैन टीम पे, क्योंकि जो पहले मैच में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, तो भाई बहुत प्रेशर गेम थी, आपको पता है, वैसे भी अपना वो पहला मैच खेल रहे थे, तो इस प्रेशर सिचुएशन में आके इस लेवल की अच्छी बॉलिंग करना, और वर्ल्ड क्लास बैट्समैन आपके सामने, आपको पता है विराट कोहली, दिनेश कार्तिक, रोहित शर्मा, के राहुल, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत को उन्होंने ड्रॉप करके गलती की, लेकिन ये बैटिंग लाइन कोई छोटी बैटिंग लाइन अब नहीं है, तो उसके सामने परफॉर्म करना प्रेशर कंडीशन में, तो इस टाइम उनको ड्रॉप करना उनके साथ मुझे लगता है शेक हो सकता है। ठीक है, चलें, ये तो अब आने वाले मैचेस में हम देखते हैं कि हमारी जो वहाँ पर टीम मैनेजमेंट मौजूद है, जिसमें कप्तान हैं, हमारे पास कोचिंग के अंदर एक बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सनैलिटी सकलियान मुश्ताक मौजूद हैं, मोहम्मद यूसुफ मौजूद हैं, शॉन टेट मौजूद हैं। तो ये तो अब टीम मैनेजमेंट देखेगी कि पिच को देखते हुए और उस दिन के कंडीशन को देखते हुए कौन सी टीम को मैदान में उतारी जाएगी। बहरहाल, मैं अपने तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में शामिल होने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, खेल और खिलाड़ी की अगली एपिसोड तक अपने मेज़बान सुभान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। It's chipped straight to Chairman, and Jacob Duff.